हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट आईक्यू। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं इस कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन में आप सब अपने हेल्थ कॉन्शियस जरूर होंगे। जैसा कि हम सबको क्लास 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी में अप्रॉक्स 20 एरर्स को देखना था, तो इसके पिछले वाले वीडियो में हमने अप्रॉक्स बुक के हाफ एरर्स को कवर किया था। अगर आपने इसके पिछले वाला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज 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 इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखिए। सो गाइस, टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के वीडियो का हम अपना फर्स्ट एरर देखते हैं। सो लेट्स ओपन पेज नंबर 109, फिगर 7.11, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ अर्थवर्म। तो इस डायग्राम में जो अर्थवर्म का क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, यहाँ पे लेबलिंग मिस्टेक है एक। तो डॉर्सल मतलब क्या होता है? डॉर्सल मतलब होता है ऊपर, और वेंट्रल मतलब होता है नीचे। जैसे कि जो जानवर होते हैं, जैसे कि डॉग हुआ, उसका डॉर्सल उसका पीठ हो गया, और उसका वेंट्रल जो पैर जहाँ से मतलब नीचे की साइड जो रहता है उसका वेंट्रल साइड हो गया। ठीक। और जैसे कि हमारा डॉर्सल और वेंट्रल क्या हो गया, क्योंकि हम इरेक्ट पोजीशन में रहते हैं तो इसलिए हमारा डॉर्सल बैक साइड हो गया। ठीक, हमारा जो पीठ है वो हमारा डॉर्सल हो गया, और वेंट्रल जो हमारा स्टमक के साइड है उसको हम वेंट्रल कहेंगे। ठीक। उसके बाद अब हम देखते हैं इस डायग्राम में क्या मिस्टेक है। तो ये ऊपर वाला जो वेसल है ये तो डॉर्सल वेसल है, और ये जो नीचे वाला वेसल है ये वेंट्रल वेसल है। लेकिन ये देखिए, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे सब न्यूरल वेसल किया गया है। ठीक, जो कि रॉन्ग है। तो ये सब न्यूरल वेसल नहीं होगा, क्योंकि सब मतलब क्या होता है? सब मतलब होता है नीचे। जैसे कि जो ऑफिस में काम करते हैं किसी के नीचे, उसको सबऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक, वैसे ही मतलब सब मतलब होता है नीचे। तो सब मतलब नीचे होता है, इसीलिए ये जो हमें येलो, हल्का सा येलो दिख रहा है, जो वेंट्रल वेसल के नीचे से गया है। ठीक, यहाँ से जाके फिर ये ऊपर गया है, ये वाला। ठीक, ये हमारा सब न्यूरल वेसल है, ना कि ये वेंट्रल वेसल को। तो थोड़ा सा मिस्टेक किया गया है, कोई बात नहीं। अब आते हैं हम आज के सेकेंड एरर पे। सो लेट्स गो टू पेज नंबर 137, हेडिंग सीलिया एंड फ्लैजिला, सेकेंड पैरा, फोर्थ लाइन। यहाँ पे हम देखेंगे कि ग्रामेटिक मिस्टेक है, लैंग्वेज मिस्टेक है। ठीक, तो उसके लिए हमें दो वर्ड जानना बहुत ही ज़रूरी है। एक होता है डबलेट और दूसरा होता है पेयर। तो सर डबलेट मतलब क्या होता है और पेयर मतलब क्या होता है? तो डबलेट का अगर हम हिंदी में मीनिंग देखेंगे तो डबलेट मतलब होता है द्विक। ओके। और पेयर मतलब क्या होता है? जोड़ा। जोड़ा या फिर जोड़ी। भगवान आपकी जोड़ी सही सलामत रखे। तो दोनों का, डबलेट और पेयर दोनों का मतलब होता है टू थिंग्स। टू थिंग्स और टू पर्सन। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग करेक्ट चीज देखते हैं। इसके लिए हम लोग एनसीईआरटी के हिंदी प्रिंट को ओपन करेंगे। तो इसमें है, लिखा है अच सूत्र के केंद्र में एक जोड़ा सूक्ष्म नलिका मिलती है और 9 द्विक अर्य परद की ओर व्यवस्थित सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं। तो अच सूत्र के केंद्र, अच सूत्र मतलब वही एक्सोनिमा। तो इसका मतलब केंद्र में एक जोड़ा सूक्ष्म, मतलब कि केंद्र मतलब सेंट्रल, और एक जोड़ा मतलब वन पेयर, यानी कि दो। यहाँ पे हम लोग डायग्राम में देखते हैं दो। ठीक, सूक्ष्म नलिका मतलब कि माइक्रो। ठीक, नलिका मतलब ट्यूबुल मिलती है, और 9 द्विक अर्य परद की ओर व्यवस्थित सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं। मतलब कि 9 डबलेट, द्विक मतलब डबलेट, अर्य परद मतलब कि पेरिफेरी, पेरिफेरी लोकेटेड माइक्रोट्यूबुल पाई जाती हैं। सूक्ष्म नलिकाएं मतलब माइक्रोट्यूबुल। ठीक, तो देख लो, हम लोग डायग्राम में भी देख सकते हैं कि 9 जो 9 डबलेट्स होते हैं वो पेरिफेरी पाए जाते हैं, और एक पेयर जो होता है वो हमारा सेंट्री लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल होता है। ठीक, लेकिन अगर यही हम लोग अपने इंग्लिश वाले प्रिंट में देखेंगे तो वहां पे ये थोड़ा मिस्टेक दिखाया गया है। ठीक, तो यहाँ पे है एक्सोनिमा यूजली हैज 9 पेयर्स ऑफ डबलेट ऑफ रेडियली अरेंज पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल। तो जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल होता है वो देखिए 9 पेयर्स ऑफ डबलेट, यहाँ पे देखिए पेयर्स मतलब जोड़ी होता है, और डबलेट मतलब द्विक होता है। तो 9 पेयर्स मतलब 9 जोड़ी, यानी कि 18 ऑफ डबलेट, यानी कि 36, टोटल 36, विच इज रॉन्ग।
क्योंकि 18 ही पाए जाते हैं, 9 डबलेट्स ही पाए जाते हैं, ना कि 9 पेयर्स। तो यहाँ पे एनसीईआरटी को करेक्ट करना चाहिए, यहाँ पे ये पेयर्स रिमूव करना चाहिए, एलिमिनेट करना चाहिए। यहाँ पे लिखना चाहिए द एक्सोनिमा यूजुअली हैज 9 डबलेट्स ऑफ रेडियली अरेंज्ड पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल, ना कि 9 पेयर्स। क्योंकि अगर पेयर्स हो जाएगा, डबलेट भी हो जाएगा, तो फिर टोटल 36 हो जाएगा। और हम लोग पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल में देखे हैं कि ये देखिए टोटल अगर काउंट करेंगे तो 2 2 4 2 6 2 8 2 ये 18 है टोटल, ठीक। उसके बाद जो कि सही है, और अगर हम इसके हिसाब से चलेंगे, अपने इंग्लिश वाले प्रिंट के हिसाब से चलेंगे, तो 9 पेयर्स ऑफ डबलेट मतलब 36 टोटल हो जाता है, ठीक। तो आते हैं हम आज के थर्ड एरर पे। सो लेट्स गो टू पेज नंबर 145, फिगर 9.1, स्ट्रक्चर ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो ये जो स्ट्रक्चर है कोलेस्ट्रॉल का, ये एनसीईआरटी का है, ठीक। अगर हम रियल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेस्ट्रॉल देखें तो देखिए यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल के स्ट्रक्चर में एक पोलर ग्रुप पाया जाता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप, OH ग्रुप, अल्कोहलिक ग्रुप, और एक 5th और 6th कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड के फॉर्म में अनसैचुरेशन पाया जाता है, ठीक। तो एक पोलर ग्रुप पाया जाता है और एक पाई बॉन्ड के फॉर्म में अनसैचुरेशन पाया जाता है, जो कि 5th और 6th कार्बन के बीच में है। लेकिन अगर हम एनसीईआरटी का डायग्राम देखते हैं तो यहाँ पे देखिए पोलर ग्रुप तो पाया जा रहा है, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप पोलर ग्रुप तो पाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जो 5th और 6th कार्बन के बीच में जो पाई बॉन्ड का अनसैचुरेशन पाया जा रहा है वो नहीं है यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे करेक्ट करना चाहिए एनसीईआरटी को, और यहाँ पे एक अनसैचुरेशन पाई बॉन्ड के फॉर्म में लगाना चाहिए, ठीक है। तो गाइस चलिए मिलते हैं हम अपने फोर्थ एरर से। सो लेट्स गो टू पेज नंबर 147, हेडिंग प्रोटीन। इसमें लिखा है ईच प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। तो ये तो हमें पता ही है कि कई सारे अमीनो एसिड मिलकर एक चेन बनाते हैं जिसको हम लोग प्रोटीन कहते हैं, ठीक। वो ऐसे ही होगा जैसे कि हम लोग बाबा लोग देखते हैं मोती की माला पहनते हैं, कई सारी मोतियां एक माला में रहती हैं। तो अगर एक मोती को हम लोग एक अमीनो एसिड बोलें तो मोतियों के चेन को हम लोग माला बोलते हैं, यानी कि अमीनो एसिड के चेन को हम लोग प्रोटीन बोलते हैं, ठीक। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसमें लिखा है एज देयर आर 21 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड। तो सर अगर हम लोग कोई स्टैंडर्ड बुक रिफर करें तो उसमें हम लोग को पता लगा कि देयर आर 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड फाउंड इन प्रोटीन, ठीक। 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड फाउंड इन प्रोटीन। अगर देखिए ये जो मिस्टेक यहाँ पे है, वही मिस्टेक अगर हम लोग ओपन करें पेज नंबर 160, वही मिस्टेक यहाँ भी है। देखिए देयर आर 21 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड, तो दोनों जगह मिस्टेक है। तो सर आउट ऑफ 20 अमीनो एसिड 10 आर एसेंशियल एंड 10 आर नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। तो एसेंशियल अमीनो एसिड का दूसरा नाम इंडिस्पेंसिबल अमीनो एसिड होता है। इंडिस्पेंसिबल मतलब परम आवश्यक, मतलब उसकी हमें इतना ज़रूरत होती है जिसके बिना हमारा काम ना चल सके, ओके। तो सर हमारा काम किसके बिना नहीं चल सकता, या फिर हमें किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होती है? ऑब्वियसली जो चीज़ हमारे पास नहीं होता, आप समझ रहे हैं ना। तो सर एसेंशियल अमीनो एसिड हमारे पास नहीं होता, मतलब कि हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता, इसीलिए तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, और इसको हमें बाहर से इनटेक करना पड़ता है, ओके। चाहे वो हम अपने डाइटरी सोर्स से लें या फिर सप्लीमेंट्री सोर्स से लें, ओके। तो सर दूसरा होता है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। इसका दूसरा नाम डिस्पेंसेबल अमीनो एसिड होता है, ठीक। मतलब कि इसको हमें बाहर से इनटेक करने की ज़रूरत नहीं होती, अगर ना मिले तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, मतलब कि ये हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होता है। तो सर बचपन में हम लोग एसेंशियल अमीनो एसिड यानी कि इंडिस्पेंसिबल अमीनो एसिड का एक फॉर्मूला पढ़े थे वीआईपी हॉल में, टीटी। तो वी मतलब होता है वैलिन, आई मतलब होता है आइसोलिसिन, पी मतलब होता है फेलिनेलिन, एच मतलब होता है हिस्टिडीन, ए मतलब होता है आर्जिनिन, एल मतलब होता है ल्यूसिन, दूसरे एल मतलब होता है लाइसिन, मे मतलब होता है मेथियोनिन, टी मतलब होता है थियोनिन, और दूसरी टी मतलब होता है ट्रिप्टोफैन। तो ये हो गए हमारे एसेंशियल या फिर इंडिस्पेंसिबल अमीनो एसिड। और सर हम लोग साथ ही में पढ़े थे ये जो हॉल होता है, हॉल यहाँ पे गड़बड़ होता है, मतलब कि जो H और A होता है, मतलब कि जो हिस्टिडीन और आर्जिनिन होता है,
बिकॉज दिस कैन बी सिंथेसाइज बाय एडल्ट्स एंड नॉट बाय ग्रोइंग चिल्ड्रन। तो इसीलिए हम इसको सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं। ठीक, हिस्टिडीन और आर्जिनिन को हम लोग सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं, क्योंकि ये एडल्ट लोग सिंथेसाइज करते हैं, लेकिन जो ग्रोइंग चिल्ड्रन होते हैं वो सिंथेसाइज नहीं कर पाते। ठीक, इसीलिए इसको हम लोग सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं। और पूरे को तो हम लोग एसेंशियल अमीनो एसिड में ही आते हैं, लेकिन तो उसका एक सब हेडिंग हो गया, ये सेमी एसेंशियल होगा। ठीक, क्योंकि एडल्ट लोग सिंथेसाइज कर लेते हैं और चिल्ड्रन लोग नहीं कर पाते। तो सर आज के इस वीडियो के हम अपने 5th एरर पे आते हैं। सो गाइज लेट्स ओपन पेज नंबर 149, फर्स्ट पैरा, सेकेंड लास्ट लाइन। Here it is written that exoskeleton of arthropod, for example, have a complex polysaccharide called chitin, and these complex polysaccharide are heteropolymer। तो सर दो चीज होता है, एक तो होमोपॉलीमर होता है और दूसरा हेट्रोपॉलीमर होता है। तो सर होमो मतलब क्या होता है? होमो मतलब होता है समान, मतलब कि यूनिफॉर्मिटी, मतलब कि एक ही चीज बार बार रिपीट हो। ठीक, तो जो हमारा होमोपॉलीमर होता है वो एक ही प्रकार के मोनोमर से बना होता है, एक ही टाइप के मोनोमर से पूरा चेन बनता है। और जो हमारा हेट्रोपॉलीमर होता है, हेट्रो मतलब होता है गड़बड़, मतलब कि बीच बीच में मिक्सचर पाया जाता है, मतलब कि मिलावट पाया जाता है। हेट्रो मतलब होता है गड़बड़। ठीक, तो जो हमारा हेट्रोपॉलीमर होता है वो एक से ज्यादा मोनोमर यूनिट से बनता हुआ है। ठीक, तो जो हमारा हेट्रोपॉलीमर होता है उसमें मान लीजिए पहला यूनिट एक प्रकार के मोनोमर का है, और फिर दूसरा जो मोनोमर ऐड हुआ वो दूसरे टाइप का मोनोमर है। ठीक, मान लीजिए एक ग्लूकोज हुआ, दूसरा फ्रक्टोज हुआ, तीसरा ग्लैक्टोज हुआ। ठीक, ऐसे ऐसे अलग अलग टाइप के मोनोमर से पूरा जो चेन बनता है उसको हेट्रोपॉलीमर कहते हैं। हेट्रो मतलब होता है गड़बड़। ठीक, तो सर अब हम लोग आते हैं, देखते हैं काइटिन क्या है। तो सर काइटिन का अगर हम देखें तो काइटिन का जो फंक्शनल यूनिट होता है, मतलब कि काइटिन जिस मोनोमर से बना होता है उसको कहते हैं नाग। नाग का फुल फॉर्म होता है एन एसिटिल ग्लूकोसामिन। तो काइटिन का मोनोमर नाग है, जो कि ब्रैकेट के अंदर है। ठीक, और ये नाग अगर हम इसको एन टाइम्स ऐड करें, ठीक, कई सारे नाग को अगर हम एन टाइम्स ऐड करके एक चेन बनाएं तो हमें काइटिन का स्ट्रक्चर मिल जाएगा। और नाग का पूरा नाम तो वैसे बीटा 1,4 एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामिन है। ठीक, तो बीटा मतलब क्या होता है? तो बीटा मतलब होता है ग्लूकोज के फर्स्ट कार्बन पे, ये जो फर्स्ट कार्बन है अगर ये स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है तो हाइड्रोक्सी ग्रुप लेफ्ट साइड होना चाहिए, बीटा मतलब। ठीक, और अगर ये रिंग स्ट्रक्चर है तो ये हाइड्रोक्सी ग्रुप ऊपर साइड होना चाहिए। और 1,4 मतलब क्या होता है कि जो ग्लूकोज के फर्स्ट और फोर्थ कार्बन है वहीं से दूसरे नाग को जोड़ के रिंग को एक्सटेंड किया गया है, पूरा पूरा चेन बनाया गया है। ठीक, और एन एसिटाइल मतलब क्या होता है? यहाँ पे देखिए नाग में एक एमाइन ग्रुप पाया जाता है और उस एमाइन के नाइट्रोजन से एसिटाइल ग्रुप जुड़ा होता है। तो हमें पता है ये एसिटाइल मतलब कि एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COH। तो एमाइन के नाइट्रोजन से एसिटाइल ग्रुप जुड़ा होता है। और डी ग्लूकोसामिन मतलब क्या होता है कि जो हमारा ग्लूकोज है अगर ये चेन स्ट्रक्चर है, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है, तो ये जो थर्ड कार्बन है, ठीक, थर्ड कार्बन पे जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है अगर ये चेन स्ट्रक्चर है तो लेफ्ट साइड होना चाहिए, और अगर ये रिंग स्ट्रक्चर है तो थर्ड कार्बन पे जो हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है वो ऊपर होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो के हम अपने 6th एरर से मिलते हैं। सो गाइस लेट्स ओपन पेज नंबर 150, फिगर 9.3। यहाँ पे अमीनो एसिड का चेन है। ठीक, कई सारे अमीनो एसिड एक चेन में है, जैसे कि ये हो गया सेरीन, ठीक, ये सिस्टीन, ये टायरोसिन और ये ग्लूटामिक एसिड। तो यहाँ पे जो ग्लूटामिक एसिड का स्ट्रक्चर है वहां पे थोड़ा चेंजेस करना है। ठीक, तो सर बचपन में जब हम लोग डाई कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़े थे तो एक फॉर्मूला पढ़े थे ओम्स गैप्स करके। ठीक, जो कार्बन के इंक्रीजिंग ऑर्डर में था। ठीक, जैसे कि O मतलब होता है ऑक्जेलिक एसिड जो कि 2 कार्बन का था। M मतलब होता है मैलोनिक एसिड जो कि 3 कार्बन का होता है। S मतलब होता है सक्सेनिक एसिड जो कि 4 कार्बन का होता है। G मतलब होता है ग्लूटारिक एसिड जो कि 5 कार्बन का होता है। A मतलब होता है एडिपिक एसिड जो कि 6 कार्बन का होता है, एक्सेट्रा। ठीक, तो ये रहा हमारा ग्लूटामिक एसिड का स्ट्रक्चर। क्योंकि ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है
इसलिए इसमें 2 कार्बोक्सिल ग्रुप होंगे, ठीक। और ये अमीनो एसिड है, इसलिए एसिडिक ग्रुप के साथ साथ एक एमिनो ग्रुप भी होगा, ठीक। तो 2 कार्बोक्सिल ग्रुप, एसिडिक ग्रुप और एक एमिनो ग्रुप, और ये हो गया एमिनो एसिड। तो क्योंकि अभी हम लोग देखे थे ग्लूटामिक में टोटल कितने कार्बन थे, 5 कार्बन, ठीक। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, क्योंकि 2 कार्बोक्सिल का कार्बन और 3 बीच वाला कार्बन, टोटल 5 कार्बन। तो अगर हम वही लेकिन तो एनसीईआरटी में देखते हैं तो काउंट करें तो देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक। यहाँ पे जो एनसीईआरटी में है ये ग्लूटामिक एसिड को 6 कार्बन बताया गया है, जो कि हम लोग अभी पढ़े थे कि एडिपिक एसिड में 6 कार्बन होता है, ना कि ग्लूटामिक एसिड में। तो यहाँ पे एक CH2 ग्रुप होता है, उसको रिमूव करना होगा, ठीक। सो गाइस अब हम अपने 7th एरर की तरफ मूव करते हैं। सो लेट्स ओपन पेज नंबर 164, फर्स्ट पैरा, फर्स्ट लाइन। Here it is written that some cells in the adult animal do not appear to exhibit division, ठीक। and these cells that do not divide further exit G1 phase to enter an inactive stage called quiescent stage or G0 stage of the cell cycle। तो सर अगर इस पेज के हम प्रीवियस पेज पे देखें, दैट इज पेज नंबर 163, फिगर 10.1, तो इसमें दिया गया है कि जो फिगर दिया गया है इसमें दिया गया है सेल साइकिल को 2 फेज में डिवाइडेड किया गया है, ठीक। एक तो एम फेज जिसका नाम होता है माइटोसिस फेज, ठीक, यहाँ पे एक्चुअल डिवीजन होता है सेल का, और दूसरा है इंटरफेज। तो पहला है एम फेज जिसमें कहता है माइटोसिस फेज। तो ये जो माइटोसिस फेज होता है ये भी 2 फेज में डिवाइड होता है। ये माइटोसिस फेज पहली बात तो यहाँ से यहाँ होता है, ठीक, इसको कहते हैं एम फेज या फिर माइटोसिस फेज। और ये जो हमारा माइटोसिस फेज होता है ये भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला तो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस जिसको कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, क्योंकि कैरियस मतलब होता है न्यूक्लियस, और दूसरा है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म जिसको कहते हैं साइटोकाइनेसिस, ठीक है। और डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस में भी प्रो, मेटा, एना, टीलोफेज रेस्पेक्टिवली होते हैं, ठीक। तो ज़्यादा डीपली हम बात नहीं करेंगे। और 2 एम फेज के बीच में जो गैप बचता है उसको हम लोग कहते हैं इंटरफेज, क्योंकि इंटर मतलब क्या होता है, इन बिटवीन, ठीक। दो 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 के बीच के बिटवीन के बीच में उसको कहते हैं इंटरफेज, ठीक है। और उसको इंटरफेज कहते हैं। और ये जो हमारा इंटरफेज होता है इसको हम रेस्टिंग फेज कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सेल हमारा होता है वो फर्दर डिवीजन के लिए एम फेज में जाने के लिए खुद को प्रिपेयर करता है, ठीक है। इसीलिए जो हमारा इंटरफेज होता है उसमें 2 ग्रोथ फेज होते हैं और एक डीएनए का सिंथेसिस या फिर रेप्लिकेशन फेज होता है। तो सर जो हमारा इंटरफेज होता है, ठीक, उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो G1 फेज, ठीक, एक तो S फेज, एक तो G2 फेज, ठीक। तो G1 और G2 में क्या होता है, सेल ग्रोथ होता है, ठीक। तो इसको ग्रोथ 1 फेज कहते हैं और इसको ग्रोथ 2 फेज कहते हैं, क्योंकि इसके बाद माइटोसिस होता है। तो यहाँ पे जो G2 फेज होता है वहाँ पे सेल एकदम पूरा प्रिपेयर हो चुका होता है एम फेज में जाने के लिए। और इसके G1 और G2 के बीच में, मतलब ग्रोथ 1 और ग्रोथ 2 के बीच में एस फेज आता है, जहां पे क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए का सिंथेसिस होता है, ओके। सर जैसा कि अभी हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े थे कि जो G0 फेज होता है जिसको क्यूसेंट स्टेज कहते हैं, ठीक, जहाँ पे सेल जाके अरेस्ट हो जाता है, जहाँ पे उसका फर्दर सेल डिवीजन रुक जाता है, ठीक, वो क्या होता है, वो वहाँ G0 फेज जो होता है G1 फेज से बाहर निकल जाता है, ठीक। जो सेल G1 फेज से बाहर निकलती हैं वो G0 फेज में चले जाती है, वहाँ पे सेल जाके अरेस्ट हो जाता है। लेकिन अगर हम वहीं डायग्राम में देखें तो ये G0 फेज जो है G1 फेज के पहले बनाया गया है, ठीक, इसको पहले बनाया गया है, जो कि गलत है। अगर वहीं हम लोग स्टैंडर्ड बुक्स में देखें तो इस डायग्राम को सही बनाया गया है, ठीक। जैसा कि देखिए यहाँ पे ये हमारा G1 फेज हो गया, ये S फेज हो गया, और ये G2 फेज हो गया, और ये हमारा M फेज हो गया, ठीक। तो आफ्टर M फेज जो सेल को डिवीजन नहीं करना है, जिस सेल को अरेस्ट होना है, ठीक, फर्दर डिवाइड नहीं करना है, वो G1 फेज से एग्जिट हो जाते हैं, ठीक, और क्विसेंट स्टेज में चले आते हैं जिसको हम लोग G0 फेज कहते हैं, ठीक। जो कि यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी में G1 के पहले बताया गया है, ठीक, M और G1 के बीच में बताया गया, जो कि गलत है।
क्योंकि सर जो जी नॉट फेज है वो हमारे सेल साइकिल का पार्ट थोड़ी ना है, क्योंकि जो सेल जी नॉट फेज में जाते हैं वहां पे सेल अरेस्ट हो जाता है, ठीक, वहां पे सेल साइकिल अरेस्ट हो जाता है, वहां पे कोई फर्दर डिवीजन नहीं होता है उसके बाद, ठीक। तो इसीलिए इसको हम अगर सेल साइकिल के बीच में लाते हैं जी नॉट फेज को तो वो गलत है, उसको सेल साइकिल के बाहर करना चाहिए, ना कि सेल साइकिल के साथ ही इंक्लूड करना चाहिए। गाइस चलिए हम लोग 8th तरह की तरफ मूव करते हैं। सो लेट्स ओपन पेज नंबर 198, लास्ट पैराग्राफ। हियर इट इज रिटन दैट द डेफिशिएंसी सिम्टम्स टेंड्स टू अपीयर फर्स्ट इन यंग टिश्यूज whenever the elements are relatively immobile and are not transported out of mature organs, for example elements like sulfur and calcium। तो सर बड़े दुख की बात है कि भगवान ने जिनको चलने फिरने लायक नहीं बनाया है उनकी प्रेजेंस सबसे ज़्यादा घर पर ही पाई जाती है, ठीक, ना कि वो न्यू न्यू प्लेस पे हमेशा घूमने जाते हैं। तो ऐसे ही एलिमेंट का होता है कि जो एलिमेंट इमोबिलाइज होते हैं वो मैच्योर या फिर ओल्ड ऑर्गन और टिश्यू में ही रह जाते हैं, ठीक। तो इस वो नए यंग ऑर्गन यंग टिश्यू तक नहीं जा पाते, इसलिए उनकी कमी, उनकी डेफिशिएंसी यंग टिश्यू में पाई जाती है। तो सर यहाँ पे जो सल्फर और कैल्शियम होता है दोनों को इमोबिलाइज बताया गया है और इसीलिए वो इमोबिलाइज होते हैं और मूव नहीं कर पाते नए टिश्यू ऑर्गन की तरफ, इसलिए उनकी कमी पाई जाती है, उनकी डेफिशिएंसी पाई जाती है यंग टिश्यू यंग ऑर्गन में, ठीक है। बट सर अगर हम इसके प्रीवियस चैप्टर में देखते हैं पेज नंबर 190, ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल आयंस, थर्ड पैरा फोर्थ लाइन, हियर इट इज रिटन दैट एलिमेंट्स मोस्ट रीडली मोबिलाइज, रीडली मतलब इजिली मोबिलाइज्ड आर फॉस्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन एंड पोटेशियम, ठीक। तो यहाँ पे सल्फर को इजिली मोबिलाइज बताया गया। सम एलिमेंट्स दैट आर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट लाइक कैल्शियम आर नॉट रीमोबिलाइज्ड, मतलब कि यहाँ पे कैल्शियम को मोबिलाइज नहीं बताया गया। तो इसके पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था सल्फर और कैल्शियम को दोनों को इमोबिलाइज बताया गया था, जिसकी डिफिशियंसी यंग टिश्यू में थी, ठीक, पाई गई थी। और यहाँ पे बताया गया है कि सल्फर को मोबिलाइज बताया गया और जो कैल्शियम होता है उसको इमोबिलाइज बताया गया है। तो सर सही कौन सा है, क्योंकि तो सर हम आते हैं सही कौन सा है। तो जैसे कि जो सल्फर होता है वो किस में पाया जाता है, जनरली अमीनो एसिड में पाया जाता है, जो कि हम लोग देखे थे कौन कौन से अमीनो एसिड, सिस्टीन और मेथियोनिन ऐसे अमीनो एसिड थे जो कि जिसमें सल्फर पाया जाता है, ठीक। तो क्योंकि अमीनो एसिड जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़ती है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक। तो अमीनो एसिड मूव करते हैं इसलिए उसमें सल्फर पाया जाता है, तो ऑब्वियसली बात सल्फर भी मूव करेगा। लेकिन जो कैल्शियम होता है वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में पाया जाता है। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट जैसे कि कैल्शियम हमारे बोन्स में पाया जाता है, तो बोन्स हमारा एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करता, ठीक। इसीलिए जो कैल्शियम होता है वो इमोबिलाइज्ड होता है और जो सल्फर होता है वो मोबिलाइज्ड होता है, ठीक। तो आंसर सही ये है, ठीक, जो इस ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल आयंस में दिया गया है कि सल्फर को मोबिलाइज बताया गया है और जो कैल्शियम होता है उसको इमोबिलाइज बताया गया है, ठीक, जो कि सही है। इस तो जो हम इसके पहले देखे थे वो गलत था, ठीक, वहां पे दोनों को मोबिलाइज इमोबिलाइज बताया गया था, सल्फर और कैल्शियम दोनों को इमोबिलाइज बताया था। लेकिन जो कि हमें पता है कि सल्फर अमीनो एसिड में पाया जाता है इसलिए वो मोबिलाइज होगा और कैल्शियम स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है इसलिए वो इमोबिलाइज होगा, वो मोबिलाइज नहीं होगा। इसलिए और जो चीज मोबिलाइज होगी उसकी डेफिशिएंसी हमारे किस में पाई जाएगी, हमारे ओल्डर टिश्यू में पाई जाती है, क्योंकि वो मोबिलाइज है ना, तो वो मूव करके नए नए जगहों पे घूमेगा तो वो घर पे कम पाया जाएगा, ठीक, उसकी प्रेजेंस घर पे कम पाई जाएगी। और जो इमोबिलाइज होगा वो अक्सर अपने घर पे ही पाया जाएगा, नए नए जगहों पे नहीं पाया जाएगा, इसलिए उसकी कमी नए जगहों पे होगी, यंग टिश्यू में होगी, ठीक है। इस अब हम लोग अगले एरर की तरफ मूव करते हैं। सो लेट्स ओपन पेज नंबर 259, मिड ऑफ द पैराग्राफ। हियर इट इज रिटन दैट स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिस्टिंग्विशेबल इनटू 3 रीजन। तो हमें पता ही है कि स्मॉल इंटेस्टाइन 3 रीजन में डिवाइडेड होता है। पहला होता है डियोडनम, दूसरा होता है जेजुनम और तीसरा होता है इलियम, ठीक। तो हम लोग अगर डियोडनम का शेप देखें, स्ट्रक्चर देखें, तो जो डियोडनम होता है हमारा ये किस शेप जैसा होता है, किस अल्फ़ाबेट जैसा होता है इंग्लिश के, तो ये इंग्लिश के शायद सी जैसा होता है, हाँ सी ही जैसा होता है, ठीक। तो लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे डियोडनम को यू शेप कहा गया है, जो कि गलत है, तो क्योंकि डियोडनम हमारा सी शेप होता है। यहाँ पे हमारा पैंक्रियास होता है, ठीक,
यहाँ पे हमारा पैंक्रियाज होता है, और इधर से लीवर से आता है हमारा हिपैटिक डक्ट, क्योंकि हिपर मतलब लीवर होता है, और गॉल ब्लैडर से हमारा आता है सिस्टिक डक्ट, क्योंकि सिस्ट मतलब होता है थैला, तो वहाँ से लीवर से हमारा बाइल सिक्रीट होता है, तो वो जाता है हिपैटिक डक्ट से हमारे सिस्टिक डक्ट में, सिस्टिक डक्ट से हमारे गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है, और वहाँ पे क्या होता है, कंसंट्रेट होता है और स्टोर होता है। फिर जब ज़रूरत पड़ती है फिर वो रिलीज होता है, तो सिस्टिक डक्ट से निकल के फिर जहाँ पे हिपैटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट मिलते हैं उसके बाद एक कॉमन बाइल डक्ट शुरू होता है, ठीक। और ये कॉमन बाइल डक्ट आता है यहाँ तक, फिर यहाँ से हमारा आता है पैंक्रियाटिक डक्ट, फिर यहाँ पे मिल जाता है, फिर इसको कहते हैं हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट, क्योंकि हिपर मतलब लीवर होता है, पैंक्रियास पैंक्रियाटिक मतलब पैंक्रियाज होता है, तो हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट आता है, फिर यहाँ पे ओपन होता है डियोडनम के इस पार्ट में, ठीक। तो ये जो हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट होता है जहाँ पे डियोडनम ओपन होता है वहाँ पे एक स्पिंक्टर पाया जाता है, जिसका उसी प्रकार का नाम है हिपैटो पैंक्रियाटिक स्पिंक्टर, या फिर स्पिंक्टर ऑफ ओडाई, या फिर गिल्सन्स स्पिंक्टर, ठीक। उसके 3-4 नाम है, ठीक है। तो ये जो वैसे हमें बस एक ही चीज यहाँ पे सही करना है कि ये जो हमारा डियोडनम होता है ये सी शेप होता है, ना कि यू शेप होता है। ओके, सर हम लोग मूव करते हैं अपने अगले एरर की तरफ। सो लेट्स ओपन पेज नंबर 298, रोल ऑफ अदर ऑर्गन इन एक्सक्रीशन, ठीक। तो यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ में लिखा है कि आवर लंग्स रिमूव्स लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज 18 लीटर पर डे, ठीक है, एंड ऑल्सो सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज ऑफ वाटर एवरी डे। तो सर यहाँ पे तो कार्बन डाइऑक्साइड 18 लीटर पर डे बताया गया है कि हमारे लंग से रिमूव होता है डेली, लेकिन तो अगर हम लोग स्टैंडर्ड बुक में पढ़ें तो उसमें दिया रहता है कि इन एन एवरेज रेस्टिंग एडल्ट द लंग्स टेक्स अप अबाउट 250 ml ऑफ ऑक्सीजन एंड एवरी मिनट वाइल एक्सक्रीटिंग अबाउट 200 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर मिनट। तो हम लोग को तो ऑक्सीजन से कोई लेना देना नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड दिया है उसी के बारे में देखना। तो ये क्या होता है कि हर मिनट में 200 ml कार्बन डाइऑक्साइड हमारा लंग्स एक्सक्रीट करता है, ठीक, पर मिनट। तो अगर इसको हम मिनट को अगर हम लोग आवर्स में कम बदलना चाहें तो उसको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर हम इसको दिन में बदलना चाहें तो इसको 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारा टोटल हो जाएगा 2,88,000 ml, ठीक। तो ये हमारा पर डे हो जाएगा, लेकिन ml को अगर हम लोग लीटर में चेंज करना है तो उसको हम लोग 1000 से डिवाइड करेंगे, जो कि हमारा 2,88,000 ml अपॉन 1000, तो हमारा आ जाएगा 288 लीटर, 288 लीटर पर डे, ठीक, जो कि हमारा यहाँ पे 18 लीटर पर डे बताया गया है, जो कि गलत है शायद। तो गाइस इस बुक के हम लोग लास्ट एरर की तरफ मूव करते हैं। सो लेट्स ओपन पेज नंबर 3 to 5, फर्स्ट पैरा, फोर्थ लाइन। तो here it is written that there are very fine hairs and wax secreting sebaceous gland in the skin of the pinna and the meatus। तो जो ईयर पिन्ना होता है, जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है हमारा ईयर का, वहाँ पे ये वैक्स सिक्रीटिंग ग्लैंड होता है, जो हमारा मॉडिफाइड सेबेसियस ग्लैंड बताया गया है, जो कि गलत है, क्योंकि अभी हम लोग प्रूफ करेंगे कैसे गलत है, क्योंकि ये जो वैक्स सिक्रीटिंग ग्लैंड होता है वो मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड होता है, ठीक। What are the difference between sweat and sebaceous gland? तो जो हमारा स्वेट ग्लैंड होता है उसको हम लोग सोडोरिफेरस ग्लैंड भी कहते हैं, उसको हम लोग सोडोरिपेरस ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि लैटिन में स्यूडोर मतलब होता है स्वेट, ठीक। और इसलिए ये जो हमारा स्वेट ग्लैंड होता है वो हमारा स्यूडोर सिक्रीट करता है, मतलब कि स्वेट सिक्रीट करता है, और ये स्मॉल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं जो कि स्किन पे पाए जाते हैं, और ये हमारा स्वेट प्रोड्यूस करता है, ठीक। और दूसरे हाथ पे जो हमारा सेबेसियस ग्लैंड होता है, ठीक, वो क्योंकि ये हमारे हेयर फॉलिकल पे ओपन होता है, ठीक। और जो हमारा सेबेसियस ग्लैंड होता है, जैसे कि हमारा स्वेट ग्लैंड लैटिन में सूडोर सिक्रीट करता था, स्वेट सिक्रीट करता है, वैसे ही हमारा सेबेसियस ग्लैंड सीबम सिक्रीट करता है, जिसको हम ऑयली सिक्रीशन कहते हैं, या फिर ये ऑयली मैटर होता है जिसको हम लोग सीबम कहते हैं, ठीक, SEBUM, सीबम। उसके बाद ये सीबम क्या करता है, क्योंकि ये हमारे जो हेयर फॉलिकल होता है उस पर पाया जाता है, उसके बेस पे, तो इसका काम है हमारे हेयर फॉलिकल्स को और स्किन को लुब्रिकेट करना। हम लोग वैक्स ग्लैंड की बात करते हैं, ठीक, जिसका दूसरा नाम सेरुमिनस ग्लैंड होता है। तो इसका दूसरा नाम सेरुमिनस ग्लैंड इसलिए होता है क्योंकि जो वैक्स ग्लैंड होता है वो ईयर वैक्स प्रोड्यूस करता है, जिसको हम लोग सेरोमिन भी कहते हैं, ठीक।
इसलिए इसका दूसरा नाम सेरुमिनस ग्लैंड भी होता है। और ये क्या हमारे एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स में 1/3 पार्ट में पाया जाता है। ठीक, 1/3 पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स में पाया जाता है। और जो हमारा ईयर पिन्ना होता है वहां भी पाया जाता है। ठीक, तो ये मॉडिफाइड सोडोरिपेरस ग्लैंड है। ठीक, ये सोडोरिपेरस या फिर सोडोरिफेरस, जिसको हम लोग स्वेट ग्लैंड कहते हैं। तो जो हमारा वैक्स ग्लैंड होता है वो हमारा स्वेट सिक्रेट करता है, इसलिए ये मॉडिफाइड सोडोरिपेरस और सोडोरिफेरस ग्लैंड होता है या फिर स्वेट ग्लैंड होता है। ठीक, लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि ये ईयर वैक्स का कंपोजिशन क्या होता है। तो जो हमारे ईयर वैक्स कंपोजिशन होता है ये हमारा स्वेट और ऑयली सिक्रीशन दोनों होता है। ठीक, ईयर वैक्स का कंपोजिशन। लेकिन जो हमारा वैक्स ग्लैंड होता है वो हमारा मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड होता है। ठीक, इसलिए वो स्वेट सिक्रेट करता है। लेकिन ये जो हमारा मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड वैक्स ग्लैंड होता है ये सेबेसियस ग्लैंड के साथ मिलके, जो सेबेसियस ग्लैंड क्या सिक्रेट करता था, ऑयली सिक्रीशन सिक्रेट करता था। ठीक, तो हमारे वैक्स ग्लैंड से स्वेट सिक्रेट होता है और सेबेसियस ग्लैंड से ऑयली सिक्रीशन होता है, जो कि दोनों लोग मिलके सेरुमिन बनाते हैं, ईयर वैक्स बनाते हैं। ठीक, जिसको ईयर वैक्स कहते हैं। ठीक, तो जो ईयर वैक्स होता है उसमें स्वेट और ऑयली सिक्रीशन दोनों होता है, लेकिन जो हमारा वैक्स ग्लैंड होता है वहां से स्वेट सिक्रीट होता है, इसलिए वो मॉडिफाइड सोडोरिफेरस या फिर स्वेट ग्लैंड होता है। और जो हमारा सेबेसियस ग्लैंड होता है वहां से ऑयली सिक्रीशन होता है, दोनों लोग मिलके हमारा ईयर वैक्स बनाते हैं, जिसको हम लोग सेरुमिन कहते हैं। तो सर इस छोटी सी कोशिश से मैंने बस इतने ही एरर्स को खोज पाया है। अगर आपको ऐसे एरर्स और मिलते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और नीट एस्पिरेंट्स को हम उनके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहते हैं। सो गाइज ऐसे ही अपना प्यार हमारे ऊपर बनाए रखिए। थैंक यू, लव यू ऑल।